अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कपास के हवाले से और कॉटन और जिनिंग जो सेक्टर है उसके ऊपर बात करेंगे कि जिनिंग सेक्टर का मौजूदा साल कैसा रहा, गुज़श्ता साल कॉटन के हवाले से कैसा रहा। हम देख रहे हैं कि कपास की जो कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं यूनिट्स, काफ़ी यूनिट्स बंद हुए हैं और दूसरा जो चल रहे हैं उन्होंने भी ख़रीदारी बंद की है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है वो भी बड़ा मुतासिर हुआ है इसी के ऊपर। और फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो क्या देख रहा है, 5500-5600 तक भी कपास का रेट गया, लेकिन फिर वो जो है नीचे आ गया, 4500-4600 पर आ गया। उसकी क्या वजूहात हैं, मुल्क में कॉटन का की सूरत हाल इस वक्त क्या है और मुस्तकबिल क्या है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मलिक एजाज़ नाज़िम, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर, और नाज़िम इंडस्ट्रीज़ जो है उसको रन करते हैं। एजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कैसा है ये साल कॉटन के हवाले से, क्या कहेंगे? कॉटन का जी हर साल नया होता है, लेकिन ये जो साल है दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल। हम ठीक है ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमारी जो सोइंग कम होने की वजह से शायद क्रॉप शॉर्टेज हो, बट जो क्रॉप फेलियर है इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। मैं अफसोस के साथ इस वक्त ये कहता हूँ कि जी हमारे पास इस वक्त जो पोजीशन है कॉटन की वो दोनों तरीके से बड़ी मतलब ख़तरनाक है। एक तो हमारे पास क्वांटिटी कम है, दूसरा हमारे पास क्वालिटी बहुत ही बुरी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कुछ उस पर कंस्ट्रेंट हैं, कुछ सीड की सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ आए, फिर उसके बाद जो पेस्ट हमने स्प्रे किए शायद उसका भी कोई इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह से जो आपकी वाइट फ्लाई है वो कंट्रोल नहीं होती, उसकी वजह से ना कॉटन इमीडिएटली जो है ना वो बैठ गई है। इवन मैं अगर अपने फील्ड का ही कहूँ, जो मेरी अपनी सोइंग है, तो वहाँ पे पहली जो चुनाई है हमारी तकरीबन 8-9 मन आई है, और दूसरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर आएगी, लेकिन वो टोटल 6-7 एकड़ की जो मेरा एक पैक था उसमें से तकरीबन 2.5 से 3 मन 7 एकड़ में से आखिरी जो हुई है। तो मतलब एकदम से जो इसका बैठना है ड्रास्टिक, दैट इज़ एक डेंजरस फॉर दिस सेक्टर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सरफराज भाई कि महकमा ज़राअत से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर देते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी वजह से जो है वो कपास मुतासिर हो रही है। आपको लगता है क्लाइमेट चेंज है या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिसकी वजह से कॉटन जो है वो कम हो रही है? क्लाइमेट चेंज भी है इसका, लेकिन इसके साथ जो हमारी जनरली इस हवाले से डिस्कशन हो रही है उसमें जो मेरा ज़्यादातर जो है, हमने जो CLCV को कंट्रोल करने के लिए कॉटन को अर्ली हार्वेस्टिंग में आए हैं ना सर, वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है, क्योंकि जो हमारे कॉटन का मैच्योरिटी टाइम आता है अर्ली हार्वेस्टिंग की वजह से वो हो जाता है जिसमें हमारे पास मानसून एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ हमारे पास बारिशें हो रही थी जो इस क्रॉप को नहीं चाहिए। अगर हम समझते हैं कि जी ये दोबारा से मतलब हम इसको थोड़ा उसी पैटर्न पे ले जाएं जो आज से 4-5 साल पहले हम काश्त किया करते थे, तो मेरे ख्याल में हमारे पास ये वेदर के जो इम्पैक्ट हैं वो उस वक्त आएंगे जिस वक्त क्रॉप अभी ग्रोइंग स्टेज में होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, और वो उस बारिश को सस्टेन कर सकती है। आई थिंक अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हम कंट्रोल करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये एक इम्पैक्ट है कि जो भी चेंजेस हैं उसको हम अगर पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं तो वो हमें कवर अप हो सकता है, उससे वो कवर अप हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि इस दफ़ा जो कॉटन और जिनिंग सेक्टर है वो आपको लगता है कि कोई वो श्रिंक हुआ है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की बात करें और फिर पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जी इस हाथ पे भी मेरे आप देख सकते हैं कि कॉटन की जो है वो क्वालिटी के हवाले से, उसी के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, और ट्रैश के हवाले से, बल्कि सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्वालिटी के हवाले से जो बात कर रहे थे, और मैं देख रहा हूँ कि आपका यूनिट भी मेरे ख्याल में अभी बंद है, उसकी क्या वजह है, और क्वालिटी के ऊपर जो है वो कुछ बताइएगा। सर क्वालिटी जो है वो मतलब स्पेशली वाइट फ्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। हमारे पास जो स्टेपल्स आ रहे हैं वो शॉर्ट स्टेपल आ रहे हैं, और उसकी आरडी का बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो फोकस हमारे मतलब बायर का है वो जनरली अपर सिंध की तरफ है, जहाँ पे उसका इम्पैक्ट कम था, और यही वजह है कि जी हम थोड़ी सी ख़रीदारी को भी होल्ड करना पड़ा, और माल जो है वो चीदा चुन चुन के माल ले रहे हैं जो हमारी उस लेंथ के बराबर आए, इसी वजह से थोड़ा सा परचेज़ को भी स्लो डाउन किया हुआ था। अच्छा, परचेज़ के हवाले से जी बड़ी अहम बात आपने की, यही सवाल मैं भी पूछने वाला था कि इस बार काश्तकार जो है वो खासा परेशान है कि जी
परचेज़ जो है वो बंद हो गई है, मंडी के अंदर जो होती थी आड़ती करते थे वो भी बंद है, ब्रोकर भी नहीं ले रहा, फैक्ट्रियां भी नहीं ले रही। इसकी पीछे वजह क्या है? क्या टेक्सटाइल सेक्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, इसमें देखें जी, हम जनरली जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, हम दुनिया के चौथे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो मैटर करती हैं। प्राइस की डिटेरिएशन जो है वो डेफिनेटली कुछ हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बाइंग का कसूर नहीं, क्योंकि हमारे रीजन में बाइंग के अलावा दूसरे रीजन की बाइंग चल रही है। लेकिन मेन इशू जो उसमें ये आ रहा है वो ये है कि जो इंटरनेशनल जो कोविड के दोबारा से एक सिनेरियो बना है, जो मार्केट हमारी 72-73 सेंट्स पे चली गई थी, वो दोबारा 68-69 सेंट्स पे वापस आ गई है। अच्छी बात है, जिस तरह से मतलब डॉलर जो है मतलब डिवैल्यू हुआ है और करेंसी इम्प्रूव हुई है, तो डॉलर के जो है डिवैल्यू होने से और पाकिस्तानी करेंसी के इम्प्रूव होने से जो इम्पोर्ट की कास्ट है वो कम हो जाती है। उससे उसका ये इम्पैक्ट है कि जी जो ये आपस में सेटल आउट हो रही है प्राइसेस, जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के मुताबिक। बाकी क्वालिटी का तो मैटर है ही है। जो इस वक्त भी जिन लोगों की कॉटन अच्छी है और अच्छी है, वो अभी भी 5000 प्लस जो है उनके रेट्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रैश जो है जो होता है इसमें सांगली पत्ते चीज़ें वीज़ें, ये रेट को फी मंथ तक कितना कम कर देते हैं? मतलब अगर आप लें तो आपको कितना लॉस होता है, अगर काश्तकार इसको बेचे तो उसको खुद को कितना लॉस होता है जब वो फैक्ट्री में लेकर आता है? देखिए जी, हमारे पास तो एक स्पेसिफिक अब हमने इस जो क्रॉप अडल्ट्रेशन को डिस्करेज करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जी अगर कोई मिक्सिंग या इस तरह के नॉन फाइबर कंटेंट की रेशो ज़्यादा होती है तो वो टोटल उसकी डिडक्शन करते हैं, ताकि ये एक मैसेज आए कि जी इंडस्ट्री इस क्वालिटी को। तो जो मंडियों के अंदर सिस्टम है वो उसमें यह है कि जिस कॉटन में जितनी ट्रैश ज़्यादा होगी उसका उतना रेट भी कम लगेगा और उसकी मतलब नॉन फाइबर कंटेंट की उतनी डिडक्शन भी हो जाएगी, ताकि ये एक अपने ग्रोअर को एक मैसेज आना कि इसी तरह जो एक कॉटन जो है वो अच्छी है, अच्छी उसकी पिकिंग हुई हुई है, उसमें सांगली नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, तो उसका रेट भी बहुत अच्छा लगता है और उस पर किसी किस्म की डिडक्शन नहीं। इवन हम तो यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं लोगों के कि जी अगर हमारे पास कोई बंदा अच्छी कॉटन लेके आता है तो वो हम उसको उसके ऊपर प्रीमियम पे करते हैं, उसको 50 रुपीज़ तक का हम जो है वो उसमें इनकरेजमेंट प्रीमियम हम अपने तौर पे कहते हैं कि जी बहुत अच्छा माल है, अगर इस तरह का माल आपको मिलता है तो हम मार्केट रेट से 50 रुपये 100 रुपये आपको ऊपर देंगे। अच्छा, जिससे बेहतर हो जाती है। हज़ार है, उससे फिर वो बंदा इनकरेज होता है। इस साल तो एक थोड़ा सा इशू ये था कि ओवरऑल ही एक क्रॉप हमारे रीजन की बैठ गई, तो जो दूसरे रीजन या हमारे साथ हैं अगर आप अनवर्ड सिंध साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे सांगली वगैरह नहीं होती, तो वो जो हम उनको ये भी बताते हैं कि ये देखें जी इनकी सांगली नहीं है, फिर आपकी डिडक्शन भी नहीं होगी, आपका रेट भी जो है आपको बेहतर मिलेगा, तो उससे ये है कि जी इंकरेजमेंट जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जी ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर कॉटन को बूस्ट करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है आपको लगता है कि कुछ कर रही है? अगर कुछ करना है तो उसका कोई वे आउट भी मतलब है? आपकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, हुकूमती जो पार्टी है, जो लोग हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी बड़े सरकर्दा अभी भी जो है वो रुकन है, तो आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए और उसका वे आउट क्या है, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर देखें, मतलब इस वक्त तो ठीक है, जिस तरह से माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने कोविड को हैंडल किया, हमारे टेक्सटाइल को बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जो इस साल के कॉटन के सिनेरियो के हिसाब से तो हमें इंपोर्ट से पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी पाकिस्तान जिसकी 15 to 16 मिलियन कॉटन बेल्स की प्रोडक्शन है, रिक्वायरमेंट है कॉटन की, वो टोटल की टोटल कॉटन जो है वो इंपोर्ट पे अपनी डिमांड पूरी करे, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 बिलियन डॉलर्स जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ रॉ कॉटन इंपोर्ट करने के। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि जी इसको लाजमी करना चाहिए कि हम जिस तरह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, हम एक उस पे एडिशनल बर्डन नहीं डाल सकते हम, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जी इंपोर्ट को डिस्करेज करें, और इस सिनेरियो में अगर इंपोर्ट को डिस्करेज आप करना चाहते हैं और उसमें कॉटन को निगलेक्ट करते हैं तो आपका सारे का सारा जो वो बेसिक पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। जो गवर्नमेंट कर सकती है वो डेफिनेटली यही है कि कॉटन को इनकरेज करे, सीड के ऊपर ये जो है वो लाजमी काम करें, क्योंकि सीड की सस्टेनेबिलिटी सबसे फर्स्ट स्टेप है जिस पे हमें काम करना है। ये इन्वायरमेंटल प्लस वेदर्स की वजह से जो सीड हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है उनकी जर्मिनेशन बहुत कम है, ठीक है, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। अगर इस वक्त हम सीड डेवलपमेंट, तो एटलीस्ट ये फर्स्ट स्टेप होगा कि जो लोग मतलब अच्छे सीड के साथ पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं,
जहाँ पे हम मतलब अपनी जो कॉटन की काश्त है वो पुराने सिस्टम या टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पिछले अगले 2 से 3 सालों में इंशाल्लाह रिट्रीव हो जाएगी काटन। रिट्रीव हो जाएगी। और आखिर में ये भी बताइएगा कि इस बार क्योंकि आपके पास हम देख रहे हैं कॉटन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी क्या वजह है? ओवरऑल जो है आप अगर हम एवरेज देखें तो आप कितनी पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में कितने हद तक वो कर लेते थे, कपास आ जाती थी, कितनी बेल्स आप प्रोड्यूस कर लेते थे, और इस दफ़ा अभी तक उसके मुकाबले में क्या सूरत हाल है? हमारी जो जनरली प्रोडक्शन है, हमें तकरीबन इस यूनिट के अंदर 450 बेल पर डे की हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और अप्रॉक्सीमेटली पिछले 4-5 सालों को मैं एवरेज करूँ तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार बेल मिनिमम हम निकालते हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये है कि इवन मतलब आज 2 महीने हो गए हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट किए हुए, जब से हमने जिनिंग यूनिट स्टार्ट किए, लेकिन हमारे पास इस किसी भी वक्त इतनी अराइवल नहीं आई कि जी हम उसको 24 आवर प्रोडक्शन पे जा सकें। तो जितना भी मेरा इस वक्त तक यूनिट चला है वो हमने 12 घंटे चलाया है, और इस वक्त मेरी प्रोडक्शन अराउंड ये समझे 35-3600 बेल्स अभी तक हुई है। आपका तकरीबन आधा सीज़न गुजर गया है। वो उसकी मेन रीज़न यही है कि अब हमारे पास अराइवल प्रेशर नहीं है, और अराइवल मतलब हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर अराइवल को क्वालिटी कंसीडर किए बगैर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हम वो प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता। तो इस वजह से हमारे पास ये जो है वो हम और यही वजह है आप मतलब देख रहे होंगे कि जी सिर्फ हमारे डिवीज़न में अप्रॉक्सीमेटली 50% यूनिट जो हैं बंद है, और ये 50% यूनिट बंद होने के बावजूद आप ये समझें कि जी हम 12 आवर या 16 आवर की प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, इससे ऊपर की प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे। एजाज़ नाज़िम साहब की जो बात थी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो संजीदगी के साथ सोचना होगा, सीड डेवलपमेंट के हवाले से काम करना होगा। बहरहाल इसी के हवाले से ज़रा चलते हैं, और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इसको कैसे देख रहा है, जिनिंग सेक्टर के मज़ीद क्या मसाइल हैं उसके ऊपर भी चल कर बात करते हैं। जो लेबर यहाँ पर काम करती है कपास कम आने की वजह से उनकी क्या मुश्किलात हैं उसके ऊपर चल कर बात करते हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे अभी एजाज़ नाज़िम साहब से कॉटन की सूरत हाल पे। अभी जो इस फैक्ट्री के अंदर मज़दूर तबका काम कर रहा है उससे ज़रा बात करेंगे कि फैक्ट्री बंद हो गई है, वो ख़ुद क्या कर रहे हैं, मज़दूरी जो है वो कितनी हद तक मुतासिर हुई है, मतलब जो मज़दूर थे उनको मज़दूरी पहले कितनी मिलती थी, अब क्या सूरत हाल है। ये हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम भी दसेसो तो ये दसेसो कि सारा काम क्या होंदे कि कपाह जरी आंदी को सेलेक्ट करने हो? जी कपाह चेक करना। अच्छा, इन दफ़ा जरी असां कर देखूं ए भी साडे को कपाह जड़ी है ओ पईए थई इता ए सांगलियां ते ए बिल्कुल ए जरी इंदी क्वालिटी है, तो असां पिछले सालां दी गाल करूं तो इहो समी यकी क्वालिटी आंदी है। इन दफ़ा कहना पहले बहुत अच्छी क्वालिटी आंदी है, हुन बहुत ही हल्की, बिल्कुल हल्की लो क्वालिटी है। अच्छा, ये जी हुण मेरे हाथ च कपाह मौजूद है, इको तुसा केड़ी ए कैटेगरी आखसो, बी आखसो, सी आखसो, क्योंकि इंदे तो सारा गंद कचरा वचरा है। ये तो सी क्वालिटी है। अच्छा जी ठीक है। तो इहो समी जी कपाह है उनका वल किवें तुसा करेंदे वे जल्ले कोई कपाह दी कोई ट्राली आंदी है किथे कोई चंगी होंदी है या कोई मिक्स होंदी है कि ट्राली दे विच किवें? नहीं, मिक्स होंदी है, किते चंगी भी होंदी है, किते अच्छी भी होंदी है। ठीक है, इन्हें सारे कॉलेज अच्छी भी ते हल्की भी को मिक्स करते वाल चलाने हैं। अच्छा, तो जरा बंदा अगर इवें कोई हल्की कपाह चाहे तो वल उको क्या रेट्स वगैरह दे चीज़ां दे हवाले नाल क्या करेंदे हो? उनका रेट साफ जरा जरी हल्की चीज़ होंदी उनका रेट कम होंदे, जरी अच्छी चीज़ होंदी उनका रेट बहुत ज़्यादा होंदे, अच्छा होंदे। ठीक है। इन दफ़ा कपाह दे वैसे क्या हालात हैं तुहाडे पासे? तुसां सेलेक्टर हो, कपाह आंदी उसी तुहाडे हथों गुजरते वेंदी है। पिछले 3-4 सालें 5 सालें कपाह दी सूरत हाल और ई साल कपाह दी सूरत हाल किवें है? पिछले अगर चंद साल इठा वजे तो पहले 10 गठ कंडे ने यहाँ से 10,000, ठीक है, 10,000 तो ऊपर निकालते थे, लेकिन इस मरतबा तो सिर्फ कम अज़ कम 3,000 ही निकाली है बेल। ठीक है ना, क्योंकि कपा बहुत ही कम है, पहले 24 घंटे चलती है, मजदूरी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, लेकिन ई मरतबा बिल्कुल हालात डाउन हैं। इन दफ़ा जो हालात हैं जी वो डाउन हैं, और कपाह दी इतना 2 वैराइटीज़ मौजूद हैं। मैं सब तो पहले तो वो वैराइटीज़ जड़े है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि एक तो ये वैरायटी है कि जिसमें बड़ी साफ़ सुथरी सी अच्छा इंदा रेट भी है उसी? जी हाँ, इंदा रेट ज़्यादा उसी।
अच्छा कितने मानदे साहब नाल कितना फर्क पै वेंदे? फर्क तो साफ सारे जेह्ड़े एक अच्छा माल होंदे और हल्का माल होंदे उंदा फर्क तो पवने ठीक है। काफी सारा फर्क पै वेंदे। अच्छा जी हाँ। काफी सारा कलर ही तब्दील कलर च फर्क पै वेंदे ठीक है उंदे दा रंग च फर्क हर चीज फर्क होंदा है। अच्छा देखिए जी दोनों क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं कपास की और इनका यही कहना है कि ये जो क्वालिटी आ रही है इसकी वजह से परेशानी खासी ज़्यादा होती है। मेरा बिरा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम भाईजान मोहम्मद शहबाज है। शहबाज भाई इतना क्या काम करेंगे वही फैक्ट्री? भाईजान पल्लेदारी करेंगे मजदूरी। अच्छा जी हाँ शुरू दे पल्लेदारी करेंगे पे हो? नहीं सर जी पहले जमीन शमीन ठेके ते वेंदे थे ते जमीन इस वाली मकड़ी खा गई कपा को बाद वाली उनकी वजह तो मजदूरी करने वधे ठेका शेका पूरा अलग करे सी कर देना पास वाले 3-4 बिरा वधे रले और वो मजदूरी कर दे ठेका पूरा करे सो। कितनी कपा भाई आवे? भाईजान 18 किले आई 18 किले तो 16 किले मकड़ी खा गई बाकी बची 3 किले 3 किले जो वो मजदूरी भी गई गड्डी का खर्चा गया बंदे का खर्चा गया खाद खर्चा गया स्प्रे गई बस वो खर्चा पूरा नहीं थी आई फिर बड़ा नुकसान आ गया। ये जी बड़ा अलमिया है कि जो काश्तकार हैं जिन्होंने 18-19 एकड़ कपास काश्त की वो कपास जो है वो टिड्डी दल खा गई जब इन्होंने काश्त की उसके बाद जो है वो गुलाबी सुंडी उसको ख़त्म कर गई और उसके बाद ये भाई मिलके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं कि वो जो ज़मीन ठेके पर ली थी वो कपास तो ख़त्म होगी लेकिन अब उसका ठेका भरना है तो अब उस ठेके को पूरा करने के लिए ये काश्तकार जो हैं अब फैक्ट्री के अंदर मजदूरी कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ 4 पैसे कमाएं और वो जाके उस ज़िम्मेदार को दें जिसकी ज़मीन इन्होंने लीज़ के ऊपर ली थी। कितना ठेका केड़े इलाका केड़ा है तो कितना ठेका है? तो इलाका अपना है भावलपुर जिते डंगर मंडी लगती है ते जमीन गिदी हुई है 13 BC है ठेका भाईजान 4.5 लाख रुपया असा के चलो पूरा थी वने अल्लाह करे ते 4 भाई हैं 4 मजदूरी करने वधे छोटे छोटे भाई हैं ते असा के चलो उनका खर्चा निकल वने हुन पल्ले आदन साकू देओ ठेका असा के चलो कमा दे ताकू देने वाल इस वजह तो हुन आदन साकू तो देओ तोड़ी मकड़ी खा गई तोड़ी खा गई कपास साड़ी तो नहीं खादी ना वो इस वजह तो हुन आदन साकू पैसे दो। अच्छा ई दफ़ा कपाह जो इतना घट है बल्कि क्या मजदूरी भी घट हो सी क्योंकि हुन फैक्ट्री तो बंद थी पी क्या हालात हैं मजदूरी दे भाईजान पहले चलती है मजदूरी बहुत चलती है हुन इस वाली मजदूरी बहुत घट चलती पई है तकरीबन 2 महीने मिल क्या नहीं चली दे असा फिर भी कम लगे खड़े हैं असा के चलो चंगा मिल चलती मजदूरी दे पैसे बढ़ वजन 4 भाई हैं उनके पैसे पूरे कर दे देसू बस मिल नहीं फिर 2 महीने चलिए 2 महीने भी नहीं चलती पई पैसे उन्होंने पूरे वड्डे औखे करके देने असा। अच्छा जी हाँ इस वजह तो डंगर खड़े हैं डंगर शंगर वेच वूच के ना जमीन का खर्चा किते और वो खर्चा भी पूरा नहीं होया उनका ठेका भी पूरा नहीं होया। जो काश्तकारों के पास जो जानवर थे वो फ़रोख्त करके ज़मीन के ऊपर अखराजात जो हैं वो किए हैं लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए। अच्छा चाचा सही क्या हालात हैं इन दफ़ा क्या इतना तुसा क्या काम करेंगे हो? इतना से ऐसा मजदूरी करेंगे ऐसे मजदूरी कराने के बाद मकसद अगे चल रहा है 10वें महीने हूँ चलता पे 11वें महीने मकसद वो कि माड़ा मोटा 12 घंटे अगे 24 घंटे चलता है हूँ 12 घंटे चलते 12 घंटे कदी मजदूरी लगती है कदी नहीं लगती कदी मजदूरी लगती है हफ्ते 2 जाड़े लगती है तो 4 जाड़े बैठे रहने इंतजार मजदूरी परेशान है बहुत। ठीक है नहीं तो शुरू से इतना मेहनत मजदूरी करेंगे वे या काश्तकारी दे नाल भी कोई मजदूरी करेंगे। अच्छा जी ते जल्ले ज्यादा कपा आंदी उमले मजदूर भी ज्यादा होंदे उसन चंगे होण। अच्छा हूँ वाले कम से कम 100 बंदा होंदा है हूँ जरा तो 20-25 बंदे ने सारे। अच्छा ते हुण जितनी वाल मजदूरी मिलदी है क्या उनदे नाल बालां दा खर्चा घर दा खर्चा पढ़ाई परेशानी नाल सीधे कितने मकसद लाख रुपए खर्चा होंदे तो के 100 रुपए करने मजबूरी ते तय। अच्छा बाल चोखन घारे तोरे कितने बंदन खावण वाले ते कमावण वाले कितने? 7 बाल। अच्छा उन्हां दी पढ़ाई दा खर्चा है उन्हां दा उठण बावण दा खर्चा है रोज दा मकसद 200-300 दा खर्चा सी वेंदा। अच्छा ते तोड़ी दिहाड़ी कितनी बढ़ वेंदी है? साडी दिहाड़ी बण वेंदी है 200-300। अच्छा बराबर बराबर 200-300 दिहाड़ी हमारे इस बुजुर्ग की जो है वो बनती है। तोड़ी उम्र कितनी है सी? मेरी 60 साल। 60 साल 60 साल तक खाली मजदूरी करेंगे? जी जी 60 साल
हमारे इस बुज़ुर्ग की उम्र है और अभी तक ये मज़दूरी कर रहे हैं और दिन का 200 300 हद 400 रुपये कमा लेते होंगे। लेकिन वो इस फैक्ट्री में मैं आया तो देखा कि वो ये कुछ सफाई के काम पे जो हैं वो लगे हुए थे। ये लेबर के कुछ और लोग जो हैं वे भी लगे हुए थे। ये भी जीना चाहते हैं, ये भी खुश होना चाहते हैं। दिल तो तोरा भी करेंदा उसी दिल तक करेंदा उसी चंगे कपड़े पाऊँ, चंगा खाऊँ, चंगे घर च रहूँ। चंगे कपड़े पाउण वास्ते दिल करे ने पिछू जेब च कोई शै नहीं होंदे, उधार कोई देंदा नहीं। क्या कर सकते, मजबूर है असा। वो तो परेशानी वाला मकसद है। रोटी पानी जेड़ा है वो औखा पिया थी। रोटी पानी बहु औखा थींदा पे। मेरा फिरा क्या ना है तेरा ते क्या करना ही था? ऐसा ही था, मजदूरी करना सी। बढ़िया चोखा ही हुआ। मैं 3 पढ़ा, मेरा अबू फौत थी गया वाल मैं मजदूरी करने लग गया। सारी घर पीछू नींद थी नहीं, अॼु सारी मकड़ी खा गए कपा हिंगालो साढ़े हाथ तंग थी गए। मेरे भैया क्या हो तो आप सारे भिरा कमाते उन्होंने ठेका पूरा करे नहीं हिंगालो ऐसा छोटे छोटे भिरा वड्डे 4-5 जैसे ये सारे ही को काम करे नहीं। दिल नहीं करेंदा कि भी पढ़ूँ हा लिखूँ हा कोई अफसर बनूँ हा? सारे तो दिल करे नहीं, क्या करूँ। अब वाली साहब फौत थी गए नहीं वास्ते घर वाली डी मेले च काम करे नहीं, मजदूरी करे नहीं। मजदूरी ज़ाहिरी बात है, जिन बच्चों को स्कूल में कॉलेज में होना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, वो मजबूर हैं कि वो मजदूरी करके अपनी ज़मीन जो इन्होंने काश्त की थी उसका ठेका पूरा करने के लिए तमाम भाई जो हैं वो मिल के यहाँ पर काम कर रहे हैं। लाला तुसा रसे सो तोरा ना क्या है तो इतना ना तोरा क्या है तो इतना क्या क्या काम करेंगे? मजदूरी करनी, मजदूरी करनी। अच्छा ये भी दसो कि इतना जेरी वेले कपाह ज़्यादा आंदी ही उन वेले मजदूरी दी क्या हालात हैं? चौकी दिहाड़ी बढ़ वेंदी ही हुण दे क्या हालात हैं? चंगे हालात हुण तो हालात ही कह नहीं, कोई 200 300 बढ़ता है सारा बस, बाकी और तो नहीं। निके निके बच्चे ने 200 300 बढ़ वेंदे हुण सवेल तो तेरे सामने काम करेंदे खड़े थे 300 कमा दे वेने 4 बाल हैं भी आइयो हल्का घर दा खर्चा चोखा है रोजाना दा 300 रुपये का खर्चा है। निकल के बाल हैं पढ़ाई करवेने बालों की मजदूरी करवेने बच्चों को खवेने बिया क्या। हुण तो आटा ही एडा महंगा है, घ्यू खंड सारी चीज़ां एडा महंगियां हैं। मतलब 4 बाल ते 2 तुसां 6 तो बंदे मतलब हो सो 6 बंदियां दा ज़ाहिरी गाल है आटा ही लगने, घ्यू लगने, चीज़ां लगने, बिजली दा बिल ही भरने, सारा कुछ करने वाल हिंदे चू कोई पूरा थी वेंदे या नाल कोई बिया काम भी करें? वो ना ये मजदूरी करेंगे बस ये मजदूरी भी है, बिया कोई काम करें ना, ज़मीन है ना कुछ है ना कुछ, बस ये मजदूरी भी है। अच्छा हाँ जी। वाल कितना साल दे कितना महीने मजदूरी लगी रह वेंदी थी? बस ची सियाला गर्मी थे सियाला करने हैं बाकी वाल वेल है जी। 6 महीने जी यहाँ पर मजदूरी करते हैं और उसके बाद जो है फिर वो कोई काम नहीं होता। तो यहाँ जो अभी काश्तकार हैं, जो लोग हैं, वो ख़ुद यही कह रहे हैं कि ये अलमिया है कि जो काश्तकार हैं जिसने 18 एकड़ काश्त की, 19 एकड़ काश्त की, अब वो अपने भाइयों समेत यहाँ पर मजदूरी कर रहा है कि वो कॉटन फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने पैसे पूरे करे और जाकर जो ठेके की ज़मीन ली हुई थी उसका ठेका पूरा करे। क्योंकि जानवर बेचकर इन्होंने बीज ख़रीदा, पेस्टिसाइड्स ख़रीदी, ज़मीन की तैयारी की और उसके बाद जब काश्त की कुछ बड़ी हुई फसल तो गुलाबी सुंडी, उससे पहले मकड़ी से बची तो गुलाबी सुंडी, सफ़ेद मक्खी, तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल के कपास आखिर में ये है कि ख़त्म हो गई और फिर ये मजदूरी के ऊपर मजबूर हो गए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कॉटन की और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे एजाज़ नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉटन की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात की और जो काश्तकार थे उनके साथ भी बात की, जो लेबर के लोग थे कि काश्तकारों का क्या हाल है कि वो मजदूरी करके जो है वो अपने अखराजात जो हैं जो फसल पे उन्होंने की और फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई उसके लिए वो मजदूरी कर रहे हैं। प्रोग्राम के इसी से में हम बात करेंगे कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो कितना मुतासिर कर रही हैं कॉटन इंडस्ट्री को, कॉटन सेक्टर को, जिनिंग सेक्टर को। मलिक सरफराज नाजिम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को के हवाले से भी बड़ी जानकारी रखते हैं और जिनिंग सेक्टर जो है वो भी चला रहे हैं। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा जा रहा है मौजूदा साल कॉटन के लिए? हम पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर मुसलसल गपशप कर रहे हैं, कोई पुरुम्मीद चीज़ें नज़र आ रही हैं? कोई कॉटन की जो मौजूदा सूरत हाल है लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली अभी फिगर आया आज ही और लास्ट ईयर से 28 लाख बेल कम है
और हुकूमती पॉलिसी जहाँ तक असरअंदाज है उसकी वाज़ह आपको मिसाल मैं ये देता चलूँ कि इस साल सिर्फ एक कॉटन ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसने ज़मींदार को पूरा प्राइस दिया। आपकी धान की फसल 2200 से रेट नीचे आता आता 1500 पे आ गया। गन्ने का 200 रुपये के करीब इन्होंने अनाउंस किया है और मकई भी आपकी 1100-1200 रुपये के करीब है। तो पाकिस्तान में कॉटन क्रॉप ने प्राइस गेन किया है, अराउंड 4000 से राइज़ किया है, 5600 तक गई है। तो इसमें अब आप जो चीज़ ज़ेर गौर लेके आए वो ये है कि गन्ने की भी सपोर्ट प्राइस है, दूसरी अजनास की भी सपोर्ट प्राइस है, गंदम की भी है, कॉटन की नहीं है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों में कहा जी कॉटन बेच के तो मुल्क नहीं चलते। तो मैं ज़रा उनकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि आपके बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्री ऐसे ही हैं। बल्कि ये बड़ी कहावत है कि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो ज़रिए आमदन है वो कॉटन है। तो अगर आप इंटरनेशनली सिनेरियो को ओपन करके देखें तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो तरक्की की राह पे चल रहे हैं वो लोग, उनके लिए कॉटन एक बड़ा एसेंशियल फीचर है। सो आई थिंक दैट के गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस कॉटन, सीरियस उसको लेना चाहिए। अच्छा सर भाई, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो ख़रीदारी जो है वो हमने देखा है कि अचानक से रोक दी गई है और जिसकी वजह से रेट जो है वो भी नीचे आ गया। टेक्सटाइल सेक्टर किसी मसाइल में घिरा हुआ है या वो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से चल रहा है या ख़ुद वो इंपोर्ट करना चाह रहा है, उसका क्या इशू है इस वक्त? कॉटन में तो सर इस वक्त बेसिकली जो थोड़ा रुकावट आई है उसमें 3 मेन वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर का रेट जो रिवाइज हुआ है वो अराउंड 165 रुपीज़ से 158-157 पे आया है, जो कि इटसेल्फ एक ग्रोथ का इत्तसाल है। तो पहले तो गवर्नमेंट को अपनी कोई पॉलिसी ऐसी वाज़िया करनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट कोई आपकी जो फॉरेन रिज़र्व की या जो डॉलर रेट्स हैं उनको कोई लेवल मेंटेन करें। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जहाँ पे डॉलर कोई 10 रुपये बढ़ रहा है या 10 रुपये कम हो रहा है। तो रेशनल चेंजेस होती है 1-2 रुपये की, एक तो ये वजह हो गई। सेकेंडली जो पाकिस्तान में क्वालिटी अवेलेबल है कॉटन की वो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल थोड़ी लोअर ग्रेड्स में है। उसमें स्ट्रेंथ का इशू है, उसमें आरडी का इशू है, उसका स्टेपल का इशू है। तो एक सेकंड थर्ड ये हो गई। थर्डली जो डिस्पैरिटी है ड्यू टू लो क्रॉप, उस डिस्पैरिटी की वजह से हमारा जो जिनिंग सेक्टर है और जो स्पिनिंग सेक्टर है जो वो पे कर रहे हैं एज़ पर उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला मज़ीद आगे इसी तरह चलेगा या इसमें कुछ बेहतरी की कहीं पर कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है? पिछले 4 साल के ग्राफ से तो यही नज़र आ रहा है कि हमारी जो फसल का जो वॉल्यूम है वो डे बाय डे पीछे आता जा रहा है और उस पे भी कोई ख़ास वर्किंग नज़र नहीं आ रही, कोई नेक्स्ट ईयर की कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, कोई मोटिवेशन नहीं नज़र आ रही। तो अल्लाह ताला के घर उम्मीद तो रखनी चाहिए, हम भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई एज़ फार कोई हमें पॉजिटिव कंसर्न गवर्नमेंट के नज़र नहीं आ रहे कि वो आने वाले वक्तों में कॉटन को कोई पॉजिटिव तरफ ले। अच्छा सर, एक चीज़ जो है वो और भी हम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि दरमियान में कोई माफिया इस तरह का इन्वॉल्व है जो कॉटन को ऊपर नहीं आने दे रहा कि हम देख रहे हैं कि चीनी जो है उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट के लिए भी कभी पैसे दिए जाते हैं, फिर इंपोर्ट कराई जाती है। गंदम के एक्सपोर्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं, फिर इंपोर्ट भी करा ली जाती है महंगे दामों। लाखों काश्तकारों को ये पता है कि इस मुल्क की जो बेस है वो कॉटन है। हज़ारों जिनिंग सेक्टर के लोग जो हैं उनको पता है, सैकड़ों की तादाद में जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनको पता है कि ये इस मुल्क का अगर किसी ने कोई सबसे ज़्यादा अच्छी कमोडिटी है जिसने मुल्क को ऊपर ले जाना है तो वो कॉटन ही एग्रीकल्चर के अंदर। इसके बावजूद भी इसको पीछे रखना, कोई लगता है कि कुछ और कमोडिटीज़ का जो माफिया है वो ये सोच रहा है कि कॉटन पीछे होएगी तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगी। हाँ, यकीनन सर, पाकिस्तान की अब जो इंडस्ट्रीज़ है, जो 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉटन भी है, फीड मिलर भी हैं, शुगर मिलर भी हैं और वीट भी है। वीट तो चूँकि हमारा एक नेशनल रिक्वायरमेंट है तो वो तो हमारे यहाँ जितनी हो
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब रेस्ट आपका जो कॉर्न है और आपकी जो धान है और गन्ना, इसमें मासवाए एक आपके राइस के आपको कोई फॉरेन रिजर्व कमोडिटी नहीं देती। अब ख़ास तौर पे आपने बात की माफिया की, कॉटन को पीछे लेके आने की, तो उस पर मैं ये कहता चलूँ कि जो पिछले 7-8 साल 10 साल में जो कामकाज किया है हमारी कंपिटेटर्स एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ ने, पर्टिकुलर उस पर मैं शुगर केन का नाम लूँगा, तो उसके मुकाबले में जो हमारा कॉटन जिनर है, कॉटन जिनर के पास ना इतने वसाइल हैं, ना वो इतना पैसा ग्रोअर को दे सकता है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि अब एक जो आपका शुगर मिलर है वो आपको ग्रोअर को 50,000 या 60,000 या 70,000 रुपया पर एकड़ एडवांस में पैसे भी दे रहा है, उसकी लीज़ मनी, और उस पर सारे अखराजात भी कर रहा है। और उसके मुकाबले में जो दूसरा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया या जिनिंग सेक्टर हो गया, वो ग्रोअर के साथ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट शेयर नहीं कर रहा। तो एक बंदे को बैठे बिठाए 2-3 साल का 4 साल का एडवांस मिल जाएगा, रकम मिल जाएगी, तो ग्रोअर के कंसर्न भी शिफ्ट होते जाते हैं कि ठीक है, मैं विदाउट मेहनत मुझे एक अच्छी रकम मिलती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करे कि जिसमें इन सारी चीज़ों को ज़रूरियात के मुताबिक, अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, अपग्रेडेशन का दौर है, आपके पास नॉलेज है, यू कैन डिसाइड कि आपकी क्या क्या किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप एक दफ़ा धान लगाते हैं तो धान लगा दी, मकई लगा दी तो मकई लगा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब थोड़ी सी कोई वर्किंग होनी चाहिए, जोनिंग भी होनी चाहिए। जोनिंग तो एसेंशियल फीचर है सर आपकी, मतलब किसी भी आपकी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोग्रेस है तो वो बेसिकली उसकी सॉइल के मुताबिक, एटमॉस्फेयर के मुताबिक डिपेंड करती है। तो अगर वो चीज़ें आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब कोस्टल एरिया का आप ड्राई एरिया में लगा दें या फिर अच्छा, अब राइस अगर यजमान में लग रहा है तो ये एक बड़ी सोचने की वही बात बात है। मैं कर रहा था कि जो हम एक दौर था कि जब हम सुनते थे कि कमोकी, गुजरात, गुजरांवाला, इस साइड का जो चावल है वो वहीं पे ही जो है वो काश्त होता है, वो पक्के इलाके हैं, पानी की भी है, और यहाँ पर कच्चे इलाके हैं, रेतला इलाका है, यहाँ पर चावल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप डेजर्ट का जो इलाका है, भावलपुर में ज़्यादा रेतला इलाका है, वहाँ पर शुगर केन का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, मतलब एक तरफ आप अपने पानी का भी ज़िया कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अजनास जिनको जोनिंग के तहत मखसूस इलाकों में होना चाहिए था वो वहाँ नहीं लग रही। तीसरा सबसे बड़ा लॉस आप कॉटन के हवाले से कर रहे हैं, तो इसका तो हल मेरे ख्याल में बुनियादी चीज़ है कि हुकूमत को इसके ऊपर पॉलिसी। लश्करी साहब, बेसिकली ये सारी चीज़ें ग्रोअर की इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करती हैं। जैसे आपने अर्ज़ किया कि पिछले पास्ट में, माजी में आप देखते थे कि फ़लाँ एरिया कॉटन का है, फ़लाँ गन्ना का है, फ़लाँ चावल का है, तो वो बेसिकली अब इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है कि हमारा जो ग्रोअर है, ग्रोअर के पास हमारे पास सबसे बड़ी ऑप्शन थी कॉटन की। अब कॉटन की जब क्रॉप्स है वो ड्यू टू फेलियर का शिकार हो रही है, पेस्टिसाइड के, सीड्स के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, तो अपनी ग्रोअर ने तो किसी तरफ डाइवर्ट होना है। अब ग्रोअर ने उसको मकई पे भी कुछ पोर्शन ले जाएगा, कुछ उसको चावल पे ले जाएगा, कुछ गन्ने पे ले जाएगा। तो जहाँ तक ग्रोअर का कंसर्न है, दे आर ऑन राइट, उन्होंने अपना सर्वाइवल मेंटेन करना है, उसको जहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे वो वही काश्त करेगा। डेफिनेटली। अब आपको मतलब जो आपका कॉटन है, कॉटन का अल्टरनेट आपका राइस है या शुगर केन है, वो आपका राउंड द ईयर आपका क्रॉप है। तो जो मतलब मकई है और राइस है, मेरे ख्याल में इस साल लोगों ने राइस की काफ़ी सारी काश्त की है। अच्छा सर, एक चीज़ सरफराज भाई मैं और भी देख रहा हूँ कि आपके इस यूनिट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आप शायद कोई घी मिल का भी कुछ काम करने जा रहे हैं, चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है और मिल जो है वो भी बंद है। जो जिनिंग सेक्टर के लोग हैं क्या वो डाइवर्ट हो रहे हैं जिनिंग से दूसरे बिजनेस की तरफ? यकीनन सर, मेरा सर ताल्लुक़ उन लोगों में से हैं जो कॉटन लवर्स कह सकते हैं आप। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ में मिली होंगी मुख्तलिफ बिजनेसेस की, लेकिन मैंने हमेशा कॉटन जिनिंग के बिज़नेस को प्रेफर किया बिकॉज ये मेरा मदर बिज़नेस था। अब 3 साल का एक टेन्योर देने के बाद और जो गवर्नमेंट की फर्दर पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, जो कॉटन पे काम नज़र आ रहा है, तो वो तो हमें इशारा दे रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल आप फर्दर तैयार रहें कि कॉटन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली सर डाइवर्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं 30-35 साल के। अब हमें सर्वाइवल तो कहीं ना कहीं से अपना गेन अगर कॉटन लवर ही कॉटन से दूर हो जाएगा तो फिर बाकी पीछे क्या बचेगा? लेकिन सर ये तो लम्हे फ़िक्री है हमारे लिए, खुद के लिए लम्हे फ़िक्री है।
और लेकिन सर अब एक प्रोडक्ट ही नहीं है आपकी मार्केट में, उस पर काम ही नहीं हो रहा और वो वाज़िया नज़र आ रहा है। अभी नेक्स्ट आपकी सोइंग शुरू हो जानी है, अप्रैल मई से सोइंग शुरू होनी है और उसके लिए टिल नाउ आपके पास कोई ग्राउंड वर्क नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप नेक्स्ट ईयर आप अपनी क्रॉप को मेंटेन कर पाएंगे। सैयद फ़खर इमाम साहब वो भी कहते हैं, मैं भी अक्सर कहता हूँ कि वो भी कॉटन लवर हैं और एग्रीकल्चर को बड़ा करीब से जानते हैं। इस वक्त वो पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिसी डिसीजन करते हैं लोग उस पोजीशन पर के ऊपर बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एग्रीकल्चर के हवाले से एक अपना नाम है। जहांगीर तरीन साहब तो ज़ाहिर बात है वो तो शुगर केन इंडस्ट्री की तरफ जो है वो वहाँ पर उनका झुकाव ज़्यादा है। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए हैं, कॉटन लवर भी हैं, वो पॉलिसी मेकिंग भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो खित्ते की कॉटन को बचाएं कि 600 अरब की अगर ये पूरी क्रॉप है तो इसमें लोग लाखों और करोड़ों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो उस रोज़गार को भी बचाएं। यकीनन सर, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे जो पिछले हमने 10-15 साल अपनी कोताही में गुजारे हैं। देखिए, अब जिस शोबे में भी सर आप चले जाएं, किसी टेक्नोलॉजी में चले जाएं, आप अपने मीडिया में ले लें, एग्रीकल्चर में ले लें, इंडस्ट्री में ले लें, जब तक आप जिद्दत नहीं लेके आते, साथ के साथ चलते नहीं, अगर आप एक जगह पे 10 साल 15 साल खड़े रहे हैं और फिर अब आपको अगर मेहनत करने की सूझ रही है और वो भी आप प्रॉपर ग्राउंड्स पे नहीं कर रहे, तो आप कैसे टारगेट्स को अचीव करेंगे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है और इसको बड़ी कड़ी निगरानी में और बड़े हाई ऑफिशियल्स में मतलब हमारे बड़ी लैक करती है पॉलिसी कि हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लोग हैं, क्या वो इस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं। क्योंकि मसाइल की क्लासिफिकेशन होती है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे लेवल पे हल किए जा सकते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको प्रोफेशनलिज्म पे जाके हल करना पड़ता है। तो कॉटन हमारा अब एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो गया जिसके लिए बड़े हाई क्वालिफाइड लोग जो प्रॉपर मेहनत करना जानते हों, जो 8-10 साल 15 साल की पॉलिसी बनाए जो दुनिया के साथ चल सकें, इस किस्म के लोगों की ज़रूरत है। नो डाउट शाह महमूद कुरैशी साहब, सैयद फ़खर इमाम साहब और बाकी जो हमारे रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट है इस प्रोडक्ट के साथ, लेकिन दे स्टिल नीड टू बी वर्क हार्ड। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। हम देख रहे हैं कि जो कॉटन लवर हैं, कपास के साथ जो इश्क करते हैं, अब ये कपास की सूरत हाल है कि इस वक्त क्वालिटी का भी यहाँ पर अच्छा खासा इशू है कि लोग जो है वो कम कपास हुई है तो उसमें सांगली, ट्रैश, चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं कि कहीं उनका वज़न बढ़े और बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर जिनिंग में जब वो आती है, जब वो रेट्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो अब जो कॉटन जिनर्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि डाइवर्ट हो रहे हैं कॉटन के बिज़नेस से दूसरे बिजनेसेस की तरफ। ये एक लम्हा फ़िक्र है इस मुल्क के लिए कि सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप है वही तबाही की तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर सोचना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।